फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है ना। चलिए मेरा जैसे ही चाय वाला आएगा ना, सारे बच्चों को चाय दो। अब कोई ये मत कह देना कि हम चाय नहीं कॉफी पीते। चाय मेरी, बिस्किट तुम लोगों की। कुछ क्वेश्चन पूछ लो। सही से बताना कौन पूरा रिवाइज करके आया। मैं 6 मिनट पहले छोड़ दिया था लास्ट क्लास, और मैंने बोला रिवाइज करो, और मैं मतलब बाहर नहीं जाएगा। जैसे नीचे गया पूरी क्लास नीचे आ गई। किया रिवाइज? तो ऑनलाइन तो लिया था, बाकी सब ने। चलो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बता भाई। एक कंपनी, देखो कितना भी आप पढ़ के जाओ, अगर आप किसी को समझा नहीं पाओगे तो उस पढ़ाई का कोई फायदा। बताओ एक कंपनी टैक्स पर्पज के लिए इंडिया में रेजिडेंट कब बनेगी? पढ़ाया था ना हम लोगों ने, पढ़ा था। बताइए एक कंपनी टैक्स पर्पज के लिए इंडिया में रेजिडेंट कब बनेगी? मैं पूछ रहा हूं कि एक इंडियन सॉरी एक कंपनी इंडिया में रेजिडेंट कब होगी, तो कह रहा है कि इंडिया में रेजिडेंट होगी तो रेजिडेंट। एक कंपनी इंडिया में रेजिडेंट कब होगी? पढ़ा था हम लोगों ने। पहले तो मुझे सेक्शन बताओ, कौन से सेक्शन में मेंशन किया हुआ है? 6(3) ऐसे कुछ बिफोर कहां से? 6(4) में तो वो था, फर्म वाला था ना। बताइए एक कंपनी इंडिया की रेजिडेंट कब होगी? अब तुझसे पूछा मैंने, उससे पूछा ना, हाँ बता। नहीं पढ़ते आप लोग बेटा, नहीं पढ़ते। समस्या यही है, जबकि सबसे आसान यही था। नोएडा, बताओ एक कंपनी इंडिया की रेजिडेंट कब होगी? कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, फिर कहते हो नंबर नहीं आते। पिछली क्लास में पढ़ के गए हो ना, पूछने का हक है मेरा। ये क्या होता है? हाँ मत दोबारा बोलो। गलत है। देख रहे बात, कोई पेपर समझ में नहीं आएगा अगर हम नहीं पढ़ेंगे, और हर पेपर समझ में आएगा अगर हम पढ़ेंगे। महालक्ष्मी नगर, yes. अगर वो इंडियन कंपनी है, ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, बताओ इतना भी हम याद नहीं रखेंगे? हम, इसका मतलब आपने घर जाके पढ़ाई नहीं। बताइए अगर वो इंडियन कंपनी है, कहा था ना मैंने सबसे पहले चेक करो कंपनी का नेचर क्या है। अगर वो इंडियन कंपनी है तो कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इंडियन कंपनी ऑलवेज, बोलते भी नहीं तुम लोग, इसीलिए याद नहीं होता। रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी टैक्स पर्पज के लिए। कौन सी बात है, उतना भी याद नहीं रखते लोग, बताओ। ये में इंटर फिर फाइनल है। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, यही पढ़ा था हमने, आसान है। चलो सुमित तुम ही बताओ,
हम इसको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्यों खेल रहे हैं, क्यों निकालना पड़ा हमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? कुछ भी करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि काम हम क्यों कर रहे हैं, इसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी। जब आप इनकम टैक्स निकालते हो तो सबसे पहले इनकम निकालना होता है और उस इनकम के ऊपर टैक्स। अब कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? एक इंडियन कंपनी तो दुनिया के हर कोने से पैसे कमा सकती है, इंडिया से भी कमा सकती है, इंडिया के बाहर से भी कमा सकती है। तो अब हमें यह देखना है कि उसको कौन सी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स देना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्टेटस। क्योंकि आपका चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? टोटल इनकम शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ये पढ़ा था हम लोगों ने। कोई सुनाएगा चार्जिंग सेक्शन पूरी क्लास में? एक बच्चे के अलावा किसी की पढ़ाई रिफ्लेक्ट नहीं हो रही नए बच्चों में। देखो वो तो थोड़ा पुराना है तो मैं मान सकता हूँ अच्छा पढ़ता है, लेकिन इसके अलावा मैं तो देखो ब्लंटली बोलता हूँ, आप पढ़ोगे ये भी बता दूंगा, नहीं पढ़ोगे भी बता दूंगा, इसके अलावा कोई भी घर पे जाके शेष नहीं पढ़ाई कर। ठीक, बताइए क्या था चार्जिंग सेक्शन? उसके बाद एक लाइन लिखवाई थी मैंने, कल ही लिखवाया था, हाउएवर टोटल इनकम शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल। आप इंडिया में किसी की भी इनकम नहीं निकाल सकते, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी, जब तक उसका क्या मालूम ना हो? स्टेटस। तो इनकम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? स्टेटस चाहिए। जब तक स्टेटस नहीं मालूम होगा इनकम नहीं निकालेंगे, और इनकम नहीं निकाल पाएंगे तो टैक्स भी नहीं निकलेगा। तो बताइए, अगर मैं कंपनी का स्टेटस निकालने जा रहा हूं तो हमें कंपनी को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2। देखो जो मैं भी आपको करा रहा हूं ना, अपना टाइम वेस्ट, क्योंकि सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, हमें आगे पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको याद ही नहीं कैसे लिख पाऊंगा। तो बताइए, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, और जैसे ही वो रेजिडेंट हो गई, बताइए इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट हम लोग सेक्शन 5 में पढ़ते हैं। बताइए क्या इफेक्ट होगा? इसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी। यही कहानी थी, इसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, ये नोट किया था आप लोगों ने। जैसे ही इसके ऊपर रेजिडेंट का ठप्पा लग गया, टैक्स के लिए रेजिडेंट सबसे बड़ा पाप होता है। एक बार आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए, सबसे ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। क्या एक फॉरेन कंपनी भी इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है? बताइए। अब आ जाइए इस साइड, क्या एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है? बताओ कब? अगर इसका पोयम इंडिया में सिचुएटेड हो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड हो। ये पढ़ा था हम लोगों ने, याद रखना है सारी चीजें। इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, नोट किया था ना, सिचुएटेड इन इंडिया, तो एक फॉरेन कंपनी भी इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है। ठीक बात है। चलो आगे, पढ़ा दिया था आप लोगों को ये। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट शॉर्ट नोट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। तो 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट हमेशा मानी जाएगी, और एक फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, एग्जांपल भी दिया था मैंने आप लोगों को। यस और नो? चलिए बताओ, पार्टनरशिप फर्म के बारे में कौन बताएगा? एक पार्टनरशिप फर्म इंडिया की रेजिडेंट कब होगी? बोलो। एक फर्म या तो रेजिडेंट होगी या फिर नॉन रेजिडेंट होगी। एक पार्टनरशिप फर्म इंडिया में रेजिडेंट कब होती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भीड़ की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, सब लोग मिलकर ना बताएं, जिससे पूछूंगा वो बताए। हाँ बेटा आप बताओ। अगर उसके बिजनेस अफेयर का कंट्रोल मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में से, वही पढ़ा था हम लोगों ने। अगर उसके बिजनेस अफेयर का कंट्रोल मैनेजमेंट, मैं नोट नहीं करता हूं क्योंकि आप लोगों ने नोट कर रखा है। बताइए, अगर उसके बिजनेस अफेयर का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो वो रेजिडेंट। और बताइए नॉन रेजिडेंट कब? अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया।
बोलिए, क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग आ गए थे इंडिविजुअल के ऊपर। 99% क्वेश्चन इस चैप्टर से इंडिविजुअल का ही आता है, और मुझे उम्मीद है कि इंडिविजुअल वाला तुम लोगों को याद होगा। बताइए, एक इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कब होगा? एक इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कब होगा? कोई फायदा नहीं सर्दी में सवेरे सवेरे यहां उठ के आने का, अगर आप चीजों को रिवाइज करते हो आराम से। क्या करना है, भगवान ने जीवन दिया है तो पेट भर देगा। सही बता रहा हूं आप लोगों को, सवेरे सवेरे मेरा दिन भी खराब करते हो तुम लोग। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। गलत बोल रहा हूं? हाँ, देखो अगर तुम आके बता देते तो मेरा दिन अच्छा हो जाता। देखो मैं पूछ रहा हूं, आप नहीं बता रहे हो, मैं बोल दूंगा मैंने पढ़ाया। अगर कोई और पूछे और तुम ना बताओ तो मुझे गाली देगा, है ना? बताओ फिर। सेक्शन 6(1) में दो बेसिक कंडीशन दी गई है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मेरा इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा, बात खत्म। सेक्शन 6(1) में दो बेसिक कंडीशन दी गई है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। बताइए, सेक्शन 6(1) के दो बेसिक कंडीशन में क्लॉज ए क्या बोलता था? बोलो। मिनिमम 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 स्टे ऑफ 182 डेज। बोलिए। नहीं, जब मिनिमम बोल दिया तो मोर क्यों बोल रहे हो? मिनिमम इतना, मिनिमम स्टे ऑफ 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यही पढ़ा था हम लोगों ने। दुनिया के किसी भी इंडिविजुअल को उठा लो, चाहे वो मेल जेंडर हो फीमेल जेंडर हो, हमें फर्क नहीं। कोई भी इंडिविजुअल एक प्रीवियस ईयर में, एक रेलिवेंट ईयर में मिनिमम कितने दिन इंडिया में रह जाता है? 182 दिन तो टैक्स पर्पज के लिए इंडिया का रेजिडेंट बन जाए। आसान है। बोलो। मेरे घर पे ना एक माफिया है, मेरे कुत्ते का नाम है माफिया। तो पढ़ोगे मैं पैसे भी बांटूंगा, नहीं पढ़ोगे मैं माँ बाप को बुला दूंगा यहाँ पे। मैं क्लास ऑनलाइन क्लास लेता हूं ना, तो इतने प्यार से सुनता है, उसको भी याद हो गया ये। हम तो इंसान हैं, नहीं पढ़ते आप लोग, सॉरी टू से, याद रखिए गलत हो जाएगा। जिंदगी में मजे उतने ही लो जितना कि आगे चलते सजा ना हो, खासकर लड़के। घर चलाना है तुम लोगों को। कितने दिन? 182 दिन, याद हो जाएगा। अरे घर जाके रिवाइज किया करो, मम्मी किचन में काम करती है ना, जाके मम्मी को बोलो इंडिया में कितने दिन थे तुम? 182 दिन तुम रेजिडेंट हो। द बेस्ट वे टू रिवाइज समथिंग टू टीच समवन। रास्ते में किसी को पकड़ लो जो तुमको अच्छा लगे, भाई साहब इधर आओ, ये जो 24-25 का साल चल रहा है, आप इंडिया में कितने दिन थे? 182 दिन। तो टैक्स पर्पज के लिए तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, सबसे बड़ा पाप कर दिया आप, ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो। बस ध्यान रखना हो सीए ना हो, नहीं तो फिर वो टेक्निकल पढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है ना? तो बताइए, याद करना बेटा, हंसने वाली बात नहीं है। देखो हम लोगों के जो रिश्ते हैं ना, ये आपके रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं। आप पास हो जाओगे सब अच्छा चलेगा, नहीं पास हो जाओगे सब बेकार हो जाएगा, ठीक है ना? तो घर जाके कम से कम कितने बजे पहुंचते हो घर शाम को? 8 बजे। हाँ, तो 6 बजे के बाद तुम यही टहलती रहती हो, सीधा घर भागो। 8 बजे 2 घंटे रोज आपको सेल्फ स्टडी करनी है, नियम बना लो। पापा कब निकलते हैं घर से ऑफिस के लिए? कब निकलते हैं? 9 बजे। और रात को कब आते हैं? 8-9 बजे। दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान 13 घंटे काम करता है। आज से नियम बना लो। नया साल का कुछ रेजोल्यूशन नहीं है क्या तुम लोग? मन नहीं कर रहा पढ़ने का? कर रहा है, अच्छा। नया साल का कोई रेजोल्यूशन लिया तुम लोगों ने? कितने दिन फॉलो हुआ? कितने लोगों ने कहा हम नॉनवेज नहीं खाएंगे और उस दिन शाम को खा लिया था? देखो, लड़कियों का तो कोई नहीं,
पढ़ लेंगी अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगी कोई इनके लिए पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें सही बात है, लेकिन आप लोगों के पास से ऑप्शन, बेटा रोज ना देखो सुनो, पता है ये मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूँ, 2 दिन में वो बहुत डांट दिया है ना, इसलिए 2 क्लासेस बांटा है मैंने। जनरली मैं फील करता हूँ घर जाके, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले तुम लोगों का माइंडसेट चेंज। हमें ना जब तक आपको अपना विजन क्लियर नहीं होगा, कल हम लोग गुड़गांव में किसी बैंक ऑफ अमेरिका का कभी वो सीईओ था, उसके साथ बैठे अवतार मोगा, 60 साल के बाद रिटायर हो गए, उसके बाद भी किसी कंपनी में एसोसिएटेड। तो कहते कि यार लोगों में ना कितनी एनर्जी होती है। मेरी टीम का एक बंदा है 67 साल का, वो कल एक घटना बता रहे थे कि रात को कहीं पे वो मीटिंग करने गया था, कैलिफोर्निया या कहीं बाहर, 2 बजे रात को मीटिंग खत्म हुई, तो 2 बजे रात को उसके बाद फ्लाइट लेके सीधा जहां पे उसका ऑफिस है उस शहर में चला गया और 5 बजे वहां ऑफिस पहुंचा। फिर क्या था यार, घर जाऊंगा, नहा वहा के ऑफिस जाऊंगा, इससे अच्छा सीधा ऑफिस चले जाऊंगा। तो लोगों का ना कमिटमेंट, जो लोग आगे बढ़ते हैं ना उनका कमिटमेंट लेवल अलग होता है। हम कहते हैं ना कि देखो इतना आगे बढ़ गया, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी नहीं पढ़ते, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं लोग। और अगर आप एक स्टडी उठा के देखो ना, तो जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो मिनिमम मिनिमम 13 घंटे, कैसे निकला 13 घंटे, 24 का आधा कर लो 12 घंटे, एवरेज हाफ, और उसमें 1 घंटा और जोड़ लो, मिनिमम 13 आवर्स वो अपने डेवलपमेंट पे मेहनत। आप लोग अभी बच्चे नहीं हैं, आप जैसे बच्चे ना स्टार्टअप बना के कंपनी का मालिक बन के बैठे हुए। आज का जो जमाना है टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो जमाना खत्म हो गया कि ग्रेजुएशन के बाद लोग नौकरी ढूंढ। आजकल तो देखो 15 साल का बच्चा ऐप बना के बैठा हुआ है। अब जमाना वो नहीं है ट्रेडिशनल पढ़ाई का। तो हर इंसान को अपने जीवन में 13 घंटे रोज, कोई घर पे मरे चाहे जिए हमें मतलब नहीं है। कल को ना आपके पिताजी 4 साल के बाद आपका खर्चा नहीं चलाने वाले, 2 साल 3 साल चला रहे, तो आप अपने करियर के लिए थोड़ा सेल्फिश बन जाओ। पर्सनल लाइफ में सेल्फिश नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा आप लोगों को सेल्फिश होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जो 12th की पढ़ाई की है ना, वो एकेडमिक पढ़ाई थी, और ये प्रोफेशनल पढ़ाई है। आपकी सैलरी, आपका पैकेज इसी एक एक नंबर से डिसाइड होगा। एक नंबर से आप कंपनी के अंदर जा सकते हो और एक नंबर से कंपनी के बाहर जा सकते हो। तो कम से कम रोज अलार्म लगाइए या सेट करिए कि 13 घंटे मुझे अपने डेवलपमेंट के ऊपर, अपने ऊपर काम करना। ये हर कोई करता है, हम लोग भी करते हैं। उस दिन एक लड़का बोल रहा है क्या फायदा सीए करके, देखो सवेरे 9 बजे आ जाते हैं बेचारे। स्टीव जॉब भी आ जाता होगा, डोनाल्ड ट्रंप को देखो, इतना बड़ा आदमी है, क्या जरूरत थी इलेक्शन लड़ने की 80 साल की उम्र में। हर आदमी, हर सक्सेसफुल आदमी अपने लिए मिनिमम हर दिन 13 घंटे काम करता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो बेटा आप लीडर नहीं बन पाओ। 1% लोग हैं पूरे दुनिया में जो ये काम कर पाते हैं, और 99% भीड़ है जो सवेरे देखते हो ना बस में और मेट्रो में। मैं कल जिंदगी में पहली बार गुड़गांव मेट्रो से गया था, क्योंकि मुझे 3 बजे मीटिंग थी और मैं 1:30 बजे यहाँ क्लास खत्म किया। गाड़ी से देखा जाने का तो 2.5 घंटे दिखा रहा था। मुझे नहीं मालूम था मेट्रो में भी इतनी भीड़ होती है। शाम को ऑफिस टाइम से मेट्रो से मैं आया लक्ष्मी नगर, मतलब अगर उसने ब्रेक मार दिया ना, मतलब आपको सही तरीके से खड़े, और सोचिए हर जेंडर के लोग उसमें खड़े हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उन लड़कियों, क्योंकि हमें नहीं पता जो हमारे साथ खड़ा है उसका बैकग्राउंड क्या है। आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे, क्या यही जिंदगी हम पूरे लाइफ में चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं तो याद रखिए ये 1% लोग हैं जो बदलाव ला पाते हैं, 99% इस भीड़ में। आपको डिसाइड करना। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, पेट तो भर जाएगा। पेट तो कहीं भगवान ने जब दुनिया में आपको भेजा तो आपके रोटी भी भेज दी, पेट भर जाएगा। लेकिन पेट कैसे भरना है और हमारी कमाई से कितने लोगों का पेट भरेगा, उसके लिए 1% में जाना जरूरी है। और उसके लिए कुछ भी नहीं, एक ही बेसिक रूल है, सवेरे से लेकर शाम तक 24 घंटे में से 13 घंटे सिर्फ अपने ऊपर काम करो। चाहे घर में सब्जी आए ना आए, पापा मुझे डांटे कि काम करना है घर का, नहीं करना है, या तो मेरा नाम कटवा दो, करना मुझे
ये कोर्स, तो 13 घंटे। और मान लो किसी दिन 13 घंटे नहीं हो पाया किसी वजह से, तो उसको मेकअप करो अगले दिन रात को, है ना, ट्राई करो आप लोग। ये तो 4 साल बाद 5 साल बाद ना यही कहानी होती है कि मैं भी कर रहा था कभी लेकिन हो नहीं पाया, और इंटर पास करके कहीं ना कहीं जाके नौकरी करना। बड़ा कोर्स है, गलती से ना तुम लोगों ने बहुत बड़े कोर्स में हाथ डाल दिया है। फाउंडेशन पास हो गया इसका मतलब ये नहीं कि इंटर भी पास हो जाएगा और फाइनल भी पास हो जाएगा। और मजे की बात, तुम्हारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्या बोला तुमने, मार्केट में बहुत डिमांड है ना। पूछा था तुमसे मैं सीए में क्यों कर रही हो, मार्केट में बहुत डिमांड है। जितनी वैकेंसीज आप लोगों की निकलेगी ना, वहां सीए ऑब्लिक में लिखा होगा। इंडस्ट्री से जितनी वैकेंसी आएगी ये लिखा होगा। तो आपका कंपटीशन सिर्फ सीएमए वाले बच्चों से नहीं है। जब जॉब करने जाओगे तो सीए वाले ही बैठे होंगे, क्योंकि सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। सिर्फ एक ही काम है जो आप कर सकते हो अलग से, वो है कॉस्ट ऑडिट। बस सेक्शन 148 कंपनीज एक्ट का। इसके अलावा जो सीए कर सकता है वो आप कर सकते हो, जो आप कर सकता है वो सीए कर सकता है। तो वहां जाके देखो कंपटीशन कितना ज्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए प्लीज, आप पैसे देके यहां पढ़ने आए हो, मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, सिर्फ सिलेबस पढ़ाना नहीं। तो आप हमेशा कोशिश करें, आप जब सवेरे उठते हो, रोड पे निकलते हो, आपको लगता है सबसे पहले मैं निकला हूं, लेकिन पहले से कितने लोग उस रोड पे चल रहे हो, है ना। तो 13 घंटे भाई, ये नियम बना लो जिंदगी में हमें। हाँ, फिर भी 11 घंटे आपके पास बच गया ना मस्ती करने के लिए। 24 में से 11 घंटे करो मस्ती, किसने मना किया आपको। लेकिन 13 घंटे हमें अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे जितनी मेहनत हो जाएगी, उसकी नींव और बिल्डिंग उतनी ही जरूरत नहीं। तुम तो पढ़ ही रहे हो, तुम्हारे लिए तो कोई और पढ़ भी रहा हो, लेकिन इनके लिए नहीं पढ़ रहा होगा। आई होप कि थोड़ा सा तुम लोगों को कल से चीजों को याद करने की आदत पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस बढ़ता जाएगा आगे, और नहीं करते चलोगे एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ आपका वॉश आउट हो जाएगा। बताइए कितनी कंडीशन थी, 2। बताइए एक इंडिविजुअल इंडिया में कितने दिन। सिंपल, ये लाइन तो मतलब क्लास में कली होगी वो सुन लेगी, उसको भी याद हो जाएगा। एक इंडिविजुअल इंडिया में 100, अरे सेक्शन 61 में 2 बेसिक कंडीशन दी गई है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मेरा इंडिविजुअल टैक्स पर्पस के लिए इंडिया में रेजिडेंट है। नंबर 1 मिनिमम स्टे 182 दिन का, और दूसरा 60 डेज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में प्लस 365 दिन लास्ट। क्या है इसका, बोलो। ध्यान पढ़ा था हम लोगों ने, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, देखिए यही पढ़ा था हम लोग। ये रहा, कितनी बेसिक कंडीशन दिखाई दे रही है आपको, 2 बेसिक कंडीशन। 1 और इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। पकड़ लो उस इंडिविजुअल को और देखो, बताइए आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25 ना। एग्जाम के लिए आपका ईयर 24-25, 24-25 में कितने दिन, 24-25 में कितने दिन, 365। अगर 365 दिन में से कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो इंडियन हो चाहे फिरंगी हो, काला हो या गोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन के या इंडियन डोमिसाइल का होना चाहिए, पर बताया था मैंने आपको। सिंपल, अगर वो इंडिविजुअल है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे जो बाइडन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंडिविजुअल टैक्स पर्पस, सॉरी, इंडिया में मिनिमम 182 डेज का स्टे दे देता है किसी रिलेवेंट ईयर में, तो टैक्स पर्पस के लिए वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। बताइए इंडिया में कहां रहना है, कहीं भी रहो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई इश्यू नहीं है। टेरिटोरियल वाटर में रहोगे तो भी इंडिया ही मानेंगे। याद करो कहां तक था टेरिटोरियल वाटर, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। आ रहा है समझ में। लेकिन मान लीजिए अगर वो 182 दिन इंडिया में नहीं रहता तो क्या करेंगे हम, सेकंड में जाएंगे। और सेकंड क्या बोलता है, 60 डेज रिलेवेंट ईयर में प्लस 365 दिन पिछले 4 साल में। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो आपका इंडिविजुअल टैक्स पर्पस के लिए इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। बताओ हम ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्यों खेल रहे हैं,
बार बार पूछो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज अगर उस इंडिविजुअल का इंडिया में टैक्स निकालना है तो उसकी इनकम चाहिए मुझे, और बिना स्टेटस के इनकम चाहिए। क्लियर है, आदत समझ में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जहां ये वाला क्लॉज काम नहीं आता था, याद करो पेपर में तो वहीं से क्वेश्चन आएगा। 3 ऐसे केसेस थे जहां पे हम सेकेंड क्लॉज नहीं देखते, सिर्फ क्या देखते हैं, बताइए बताइए कोई क्लॉज। वो 3 केसेस कौन कौन से थे? बोल सकते हो तुम लोग, तुम्हारे पास दिमाग है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। वो 3 केसेस, ये आज बहुत बोल रही है, बताओ तुम, ये बार डांट पड़ी थी ना, बताओ 3 केसेस। कोशिश देखो, मेरा काम क्या है, तुम्हारे अंदर के बेस्ट को निकालना। बताइए वो 3 केसेस कौन कौन सही बोल रही है? इंडियन सिटीजन लीव इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड। बताइए क्या तुम इंडियन सिटीजन हो? आवाज नहीं आ रही, आवाज ऊपर तक जानी चाहिए। तुम लोग कहते हो यार सीए वाले तो डोमिनेट करते हैं टॉपर्स में, है ना, बोलो, ये बोलते हो ना तुम लोग, सीए वाले तुम कर लो डोमिनेट, तुम कर लो। बताइए वो इसलिए डोमिनेट करते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा होती है, आपकी संख्या कम है तो तुम कर लो डोमिनेट। बताओ क्या इंडियन सिटीजन हो? बिल्कुल ऐसे। इंडिया छोड़ के जा रहे हो क्यों? एम्प्लॉयमेंट पर्पज, है ना, याद रखिए एम्प्लॉयमेंट पर्पज का मतलब होता है या तो वहां नया काम करने के लिए जा रहे हो, या हो सकता है तुम इंडियन कंपनी में काम कर रहे हो और किसी प्रोजेक्ट पे आपको बाहर भेज दिया गया। एम्प्लॉयमेंट दोनों ही होता है। कहीं घूमने जा रहे हो तो नहीं, कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो तो नहीं, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो तो नहीं। अगर किस काम के लिए जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। बताइए क्या आप इंडियन सिटीजन हो? प्रूफ करो, इंडियन सिटीजन हो, प्रूफ करो। आप इंडियन, क्या नाम है आपका? नहीं, गुड, बताइए इंडियन सिटीजन हो या नेपाल से? प्रूफ करो। ये तो बता रहे थे कि नेपाल से आइए, आप प्रूफ करो कि आप इंडियन सिटीजन हो। नहीं, नहीं, कराओ, प्रूफ करो। कोई सिटीजनशिप कार्ड नहीं होता इंडिया में, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बेकार की बात। बताइए क्या आप इंडिया में पैदा हुए हो? हम सब बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन। अगर कोई फॉरेनर भी चाहे ना तो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, ऐसा कोई फॉरेन सिटीजन बताओ जिसने भारत सरकार को अप्लाई करके इंडियन सिटीजनशिप लिया। मान लो केबीसी में बैठे हो और एक क्वेश्चन पूछ दे कि कोई ऐसे फॉरेनर का नाम बताइए जिसने इंडियन गवर्नमेंट को अप्लाई करके इंडियन सिटीजनशिप लिया। सोनिया गांधी तो माली है भाई, उनको तो मिल गई थी ना, ठीक है। अदनान सामी, पाकिस्तान के जो सिंगर थे जो इंडिया में आके रहने लगे थे, उन्होंने भारत सरकार को अप्लाई करके इंडियन सिटीजन। क्रक्स ये है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हम इंडियन सिटीजन हैं, लेकिन एक फॉरेनर भी इंडियन गवर्नमेंट को अप्लाई करके सिटीजनशिप ले सकता है अगर सरकार को लगता है कि इसको सिटीजनशिप देना चाहिए। आता है समझ में? तो बताइए क्या आप इंडियन सिटीजन हो? इंडिया छोड़ के जा रहे हो क्यों? क्या अपने घर में रोटी नहीं है? उतनी नहीं है, ठीक है। तो देखो इंडियन सिटीजन who leave India during the relevant previous year for the purpose of, क्या लिखा था, in the following cases only first basic condition required to be checked। दो थे ना हमारे पास, देखो हम लोग इसको कैसे याद करते हैं। रेजिडेंट बनाने के लिए 2 स्कीम है, 182 दिन वाली और 60 प्लस 365 वाली, लेकिन 3 केसेस में 60 प्लस 365 वाली काम नहीं आती। पहला कौन सा था? जितनी बार बोलोगे उतना ही याद रहेगा, इंडियन सिटीजन लिव इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इनके लिए सेकंड कंडीशन क्यों नहीं है मैंने आपको ये भी बताया था, इसके रीजन भी बताए थे। दूसरा क्या था बताओ?
इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ, बताइए आप इंडियन शिप पे क्रू मेंबर का काम करते हो। इंडियन शिप, बताइए शिप कहां यूज करते हैं हम लोग? पानी वाले जहाज के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए लॉ नहीं है ये। बताइए क्या आप इंडियन सिटीजन हो, इंडियन शिप पे जॉब करते हो, और उसकी वजह से आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि ये फॉरेन बाउंड शिप है। समझते हो फॉरेन बाउंड शिप, जो इंडिया से बाहर भी जाती है। कई सारे जहाज ऐसे होंगे जो विशाखापट्टनम से गोवा, गोवा से मुंबई, ऐसे इंडिया में ही घूमेंगे, वो डोमेस्टिक शिप होते हैं। और एक होते हैं फॉरेन बाउंड, जो इंडिया से सिंगापुर भी जाएगा। तो बताइए आप किसी ऐसे इंडियन शिप पे नौकरी करते हो जो विदेश भी जाता है, तो जो नौकरी करते हैं जहाज पे उनको क्या बोला जाता है? क्रू। तो इनके लिए भी 182 दिन देखा जाएगा, क्योंकि ये ना फ्रीक्वेंटली इंडिया से बाहर जाते हैं। तो 60 दिन वाले क्लॉज में तो ये बड़े आराम से बन जाएंगे रेजिडेंट। और सोचिए इनके टैक्स कैलकुलेशन में कितनी दिक्कत आएगी, इसके लिए इनको भी कितना दे दिया? 182। बोलिए आता है समझ में? तीसरा क्या था? जब 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 बहुत पैसे कमा लोगे ना इंडिया से बाहर जाके, तो तुम्हारा मन करता है ना इंडिया से बाहर जाना है। कितने लोगों को सीएमए करके बाहर जाना है? अरे मैं रास्ता बताऊंगा ना, कहां से हो तुम लोग? कितने लोग क्या कह रहे हो, पहले करवा सीएमए हो जाए उसके बाद देखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कितने लोग सीएमए करके विदेश में जाना चाहते हो जॉब करने के लिए? तो सीएमए के बाद सीमा लंदन कर लेना, सीमा लंदन कर लेना, जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्टिंग बॉडी है, नहीं पता आप लोगों को? कोर्स कर लेना, एआईसीसी भी होता है वो कर लो, बहुत सारे स्कोप है आपके पास। हमारी टीचर ने तो हमें बताया ही नहीं था, बता रहे हैं आपको। तो लेकिन पहले आपको ये जिद करनी होगी ना कि मुझे वहां जाना है। तो बताइए कितने लोग विदेश जाना चाहते हो नौकरी करने के लिए? जो बहुत पैसे कमा लोगे ना, बहुत ज्यादा पैसे, तो उसके बाद आपको अपने घर की याद आएगी। जितने लोग विदेश में बस गए हैं ना, आप उनसे बात करिएगा, वो खुश नहीं है। सिर्फ पैसा देता है विदेश। बीवी किसी और के साथ भाग गई होगी, बच्चे ने फिरंगियों से शादी कर ली होगी। फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, 70%, ये केस स्टडी कहता है कि 70% इंडियन इंडिया से बाहर बस गए, बच्चों ने फॉरेनर से शादी कर ली। गए क्या थे हम वहां पे? डॉलर कमाने। तो डॉलर तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन साथ में साइड इफेक्ट्स भी होते है ना। तो अपना देश ना छोड़े, अपने देश में भी पैसा है। चलिए, तो आप चले गए बाहर, अब आपको ना बार बार इंडिया आने का मन कर रहा है, घूमने फिरने आने का मन कर रहा है। तो बताइए हमारा देश किसको मना करता है? देखो क्या कहता है, अगर आप इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। बताओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था, या तो आप, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, या नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो आप सब लोग कौन हो? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो बताइए क्या आप, सब किताब में लिखा हुआ है, बताइए क्या आप इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया घूमने आने का मन कर रहे हैं? आओ आओ, अतिथि देवो भव। आपका देश है, हमने थोड़ी भगाया था आपको, आप ही तो छोड़ के गए थे। आओ, पूरे 181 दिन घूमो, 60 दिन इनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। ये लोग भी इंडिया में 181 दिन रहे, घूम के जाएं, कोई इशू नहीं है। ये रेजिडेंट तब बनेंगे जब इंडिया में 182 दिन, 63-65 स्कीम इनके लिए भी काम नहीं। बोलिए आता है समझ में? बोलो, मान लो आप मेट्रो में जा रहे हो और आपके हाथ में टेक्स्ट की किताब है, रखना मत हाथ में कभी, लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। तो मान लीजिए आपके हाथ में बुक है और किसी ने पूछना शुरू कर दिया, बताइए एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट कब होता है? तो क्या बोलोगे? सेक्शन 6(1) में दो बेसिक कंडीशन है, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो टैक्स पर्पज के लिए क्या होगा? रेजिडेंट। लेकिन 3 केसेस ऐसे भी हैं जहां पे 2 कंडीशन काम नहीं आती, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन काम आएगी। और वो 3 कौन कौन से हैं आपके सामने है, देखो। इंडियन सिटीजन, लिव इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा, इंडियन सिटीजन लिव इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। और तीसरा, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया।
इन 3 केसेज में हम सिर्फ 182 दिन देखते हैं। यहां पे 60 + 365, हाँ भाई मिला दो सब, 60 + 365 काम नहीं आएगा। बताइए आ रहा है समझ में? बोलो। लेकिन मोदी जी का नाम सुना है? कैसे सुना है? कैसे इंसान है? अच्छे इंसान है? बहुत गंदे इंसान है। ये एक ऐसा चैप्टर था ना, एक ऐसा चैप्टर था जहां पे ना अमेंडमेंट नहीं आते थे। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद कोई ऐसा चैप्टर नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पे इन्होंने अमेंडमेंट ना किया। रेजिडेंशियल में एक सेफ एरिया होता था, जहां कभी कोई चेंज नहीं आता था, बहुत पुराने जमाने का। लेकिन इन्होंने इसको भी छेड़ दिया। और देखो इस वाले पॉइंट पे ना थोड़ा चेंज है, अब उस चेंज को मैं पढ़ाऊंगा। अब देखिए तुम कौन हो, स्क्रीन पे देखना, समझना पहले। देखो आपको बेटा इंडियन सिटीजन है ना, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO हो। इंडिया विजिट पे आ रहे हो ना आप? इंडिया आ रहे हो विजिट के लिए। अभी तक आपने क्या पढ़ा? ये हम 182 दिन देखेंगे इनका, है ना? लेकिन ये आधा सत्य है, ये पूरा सही नहीं है। यहां पे एक चेंज आया हुआ है 2-3 साल पहले। अब इसको ध्यान से पढ़िए। बताओ कौन है हम लोग? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए कहता है कि ये इंडिया क्यों आ रहा है, जानने की कोशिश करो। घूमने फिरने तब तो ठीक है 182 दिन, लेकिन ये भी तो हो सकता है इसकी पुश्तैनी जमीन जायदाद हो, यहां पे पैसा कमाने आया हो। तो ध्यान से, आप इंडिया से के बाहर बस गए और जमीन जायदाद आपकी यहां पे है, कुछ इनकम आपकी यहां से आ सकते, हो सकता है उस इनकम के रिलेशन में आप इंडिया में आए हो, आपका इंडिया से कोई और लगाव ना हो, तो इसके लिए लॉ में बदलाव आया और कहा गया देखिए कि हम 182 दिन कब देखेंगे इनका? if income from Indian source is up to 15 लाख। बहुत सिंपल है, बताइए क्या आप इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया विजिट पे आ रहे हो? बताइए जिस ईयर विजिट पे आ रहे हो आपका इंडियन सोर्स से कितनी इनकम? 15 लाख तक है तो ठीक है, आप सिर्फ 182 वाला क्लॉज देखोगे। अगर 182 दिन इंडिया में रह गए तो रेजिडेंट, उससे कम हो तो नॉन रेजिडेंट। बोलो। लेकिन अगर कहानी यहां पे है, इफ इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स मोर देन 15 lakhs है, तो बेटा तुम सिर्फ घूमने नहीं आ रहे हो, तुम इस इनकम को मैनेज करने भी तो आ रहे होंगे। तो इनके लिए एक नया क्लॉज डाला गया। देखो लॉ है कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ना पड़ता है। कॉम्प्लिकेटेड है तभी तो क्लाइंट तुम्हारे पास आता है, अगर इतना आसान होता तो कौन आता? इतना आसान होता तुम कोचिंग करने थोड़ी आती। तो लॉ मुश्किल है, क्या करें, पढ़ना पड़ता है। तो कहता है कि बताइए आप इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया विजिट पे आए हो, कौन से ईयर में? 24-25 में। बताइए 24-25 में आपकी इंडियन सोर्स से इनकम कितनी है? 15 लाख ज्यादा ना? तो हम आपके लिए 120 देखें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट सिर्फ इंडिया में भारत भ्रमण नहीं है, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया में। 120 दिन देखेंगे बेटा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 डेज लास्ट 4 ईयर। तीन एक्सेप्शन थे ना,
शुरू के दोनों में ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन सिटीजन लिव इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, हम 182 देखेंगे। इंडियन सिटीजन लिव इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, 182 देखेंगे। लेकिन थर्ड वाला क्लॉज, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया विजिट पे आए हो, तो थोड़ा आप अपने इनकम की डिटेल दो। जिस ईयर में इंडिया में आए उस ईयर में आपकी इंडियन सोर्स से इनकम कितनी थी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जब तक साल खत्म नहीं होगा वो कैसे बताएगा कि 15 लाख की। आ रहा है क्वेश्चन? अगर आ रहा है तो आप नॉर्मल हो। देखो, इनकम कब निकाली जाती है, साल खत्म होने के बाद या साल के बीच में? खत्म होने के बाद। और इनकम को निकालने के लिए स्टेटस निकाला जाता है, तो भी साल खत्म होने, तो ये डेटा आपके पास होगा। आपने साल खत्म होने के बाद पीना है आप लोगों को, साल खत्म होने के बाद और रिटर्न फाइल करने से पहले हमें सारा काम करना होता है, तो सारा डेटा आपके पास। अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, इंडिया विजिट पे आया हूं और मेरी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो 120 दिन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और पिछले 4 साल में 365 दिन अगर मैं इंडिया में हूं तो रेजिडेंट हूं, नहीं तो नॉन रेजिडेंट हूं। लेकिन अगर इंडियन सोर्स से मेरी इनकम अप टू 15 लाख है तो मैं मेरे लिए कितना होगा, 182। बोलो। शुरू के दो केसेस में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन तीसरे वाले को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि अगर आपके इंडियन क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, और क्योंकि अमेंडमेंट है तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिया होगा कि इंडियन सोर्स से इनकम कितनी, अगर 15 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 182 दिन देखेंगे। लेकिन 15 लाख से ज्यादा है तो 120 दिन प्लस 365। अब आप कहोगे सर ये 365 कहां से चिपक गया है ना, समझाता हूं। यहां से पढ़ते हैं। शुरू में हमने ये दो कंडीशन पढ़ा था ना, देखो, क्लॉज ए और क्लॉज बी। ये था हमारा 182 दिन, ये था 60 प्लस 365। अब देखो इसका एक्सेप्शन क्या कहता है, वो ध्यान से पढ़ना। एज पर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6, द पीरियड ऑफ 60 days मेंशन above in point number B has been extended to, कह रहे कि देखो इन तीन केसेस में ना सेकंड कंडीशन में जहां 60 दिन है उसको कितना कर देंगे, 182। पागल नहीं, अरे जब 182 कर देगा तब तो मैं पहले वाले में ही कवर हो गया, मैं सेकंड वाला क्यों देखूंगा। कह रहा है कि तीन केसेस में ना सेकंड कंडीशन में 60 मत पढ़ना, क्या पढ़ना। अब सोचो इसको मैं अगर 182 कर दूंगा तो मैं पिछले 4 साल में 365 देखने क्यों जाऊंगा। जैसे ही यहां 182 हुआ मैं तो ऑटोमेटिकली कहां कवर हो गया, ऊपर वाले में। लेकिन सोचो अगर 60 को 120 कर दिया जाए तो मैं ऊपर वाले में तो कवर नहीं हुआ, तो मुझे 365 दिन देखना पड़ेगा। बोलो। तो कहता है कि देखिए जनरली एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट बनाने के लिए सेक्शन 6(1) में कितनी कंडीशन दी गई है, दो में से कोई भी पूरा कर दो काम खत्म। लेकिन तीन केसेस ऐसे हैं जहां पे थोड़ा गड़बड़ है, और वो तीन केसेस कौन से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम 182 देखेंगे। लेकिन बी वाले में इसको थोड़ा अलग कर दिया गया क्योंकि यहां पे वो 120 वाली कहानी आ गई। देखो ये है वो कहानी, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके यहां लिखा हुआ है, जिसको मैं आपको इजी करके बता रहा था। ये 100 आता है समझ में। चलो मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई आपसे पूछता है कि यार मैंने सुना है कि आजकल 120 दिन रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए देखा जाता है, बताओ 120 दिन वाली कहानी कब आएगी। सिर्फ एक केस में आएगी, बताओ कौन सा केस है जहां हम 120 दिन देखें। सब लोग सोचो, देखो मैं पढ़ा के अपने आप को समझा के चला जाऊं इसका कोई मतलब नहीं है। बताओ हम 120 दिन प्लस 365 दिन कब देखते हैं। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट पे आता है, प्लस उसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो हम लोग फिर इंडिया में चेक करने के लिए 120 प्लस 365, इसको छोड़ के या तो 182 चलेगा या 60 प्लस 365 चलेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। मान लो कोई
इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया आता है लेकिन उसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से कम है तो हम 182 देखें। लेकिन जैसे ही इंडियन सोर्स से इनकम 115 लाख से ज्यादा हो गई तो 120 करंट ईयर में प्लस 365 पिछले 4 साल। बोलिए आ रहे तो है? क्यों 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 भाई? कोई इंडिया में आएगा उसके दिन गिन रहे हम लोग, कितने दिन वो इंडिया में रहेगा बात कर। मतलब सीएमए इंटर के लिए आप अभी रेडी नहीं हो, आपका दिमाग उतना मैच्योर नहीं है। बोलो भाई, मैं इंडियन सिटीजन हूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, इंडिया में आया हूं, मैं इंडिया में कितने दिन हूं गिन लूंगा मैं। अगर मेरी इंडियन सोर्स से इनकम, इंडियन सोर्स से इनकम मतलब जो इंडिया से मैंने कमाया 15 लाख से ऊपर कोई इनकम ऐसी आ रही है तो 120 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन। रेगुलर नहीं आते तुम क्लास में, तुम्हारे तो फर्स्ट क्लास है। मंडे से ना हम लोग मान के चल रहे हैं कि नए बच्चे आएंगे तो वहां से हम लोग हेड शुरू करेंगे, ये वाला पार्ट खत्म करके तो वहां से आप लोगों को नए टॉपिक। ठीक है, देखो जिंदगी में लेट रहोगे तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना आपको। 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, उसका बैकअप आप लोगों को अवेलेबल होगा। करें क्योंकि हर दिन नया बैच थोड़ी शुरू कर देंगे, कोई ना कोई बच्चा हर रोज नया जुड़ता ही रहता है। तुम तो आती थी फिर बीच में गायब हो गई। ठीक है चलिए, और मैंने आज कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जानबूझ के कि ऊपर से अगर इतना आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप सीएमए जैसे कोर्स करने के लिए भी मैच्योर नहीं, क्योंकि टीचर इससे बेहतर नहीं पढ़ा सकते। सिंपल सी बात है। कई बार बच्चे आगे कहते हैं यार टीचर ने पढ़ाया हमको समझ में, अभी ये भी सोचो कि क्या आप उसको समझने लायक हो। व्हाई ऑलवेज टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। प्लीज ध्यान से, आज हम लोगों ने कोई टेक्निकल बात की नहीं, जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, तो समझ आते कि आप आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। बताइए, तो अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया आता है उसको तो सिर्फ ये गिन लेना है ना तो तुम इंडिया में कितने दिन थे, तो आपको डिटेल देगा, पासपोर्ट देगा अपना, जिस दिन इंडिया में आया उसको भी एक दिन गिनना है और जिस दिन जाएगा उसको भी गिनना है। मैंने सारा बताया था आप लोग। अगर वो 120 प्लस 365, अगर इंडियन सोर्स से इनकम कितनी 15 लाख से ज्यादा और 15 लाख तक है तो 182 लाख। बोल आधा समझ में। चलो मान लो अगर कोई रेजिडेंट हो गया तो क्या होगा। मान लीजिए एक इंडिविजुअल क्या बन गया इंडिया में, रेजिडेंट बन गया, तो बताइए क्या होगा फिर। नहीं, कैसे? या तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी। याद करो, वो कंपनी और फर्म होते थे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, लेकिन अगर इंडिविजुअल है ना तो इसमें और कैटेगरी आ जाएगी, आर एंड ओ आर और आर एंड एन ओ आर। अगर तुम रेजिडेंट हो, याद रखो जो फाउंडेशन में फेल हो गया उससे खुश तो कोई है ही नहीं, आराम से सो रहा है घर पे। देखो मुसीबतें उन्हीं को आती है जो सफलता पाते रहते हैं, जो सफल ही नहीं है उसको क्या मुसीबत है। स्ट्रगल उसी को है जो चल रहा है। तो पास हो गए तो मुसीबत आ गई ना, 8 पेपर और आ गए। तो देखो अगर नॉन रेजिडेंट बन गया तो काम खत्म, लेकिन जैसे ही क्या बन गया वो बताइए, मैंने पहले दिन लिखवाया था कि रेजिडेंट या तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी होगा या रेजिडेंट। अभी तो आपने क्या बनाया है, रेजिडेंट। सेक्शन 6(1) में कितनी कंडीशन थी, 2। कौन कौन सी, 182 और 60 प्लस 3। इसमें क्या दिक्कत है, ऊपर से जा रहे, दिन तो गिनना था, बना दिया तो ऊपर से जा रहे है ना। चलिए, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरी क्लास में कोई बैठा और ये बोल के चला जाए कि ऊपर चला गया। का ये आ गया मुझे बहुत बुरा, क्योंकि हमने कुछ टेक्निकल पढ़ा ही नहीं। बताओ क्या तुम इंडिविजुअल हो, ये तो ऊपर से नहीं जा रहा। अब आप इंडिया में रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका इंडिया में टैक्स निकालना है और टैक्स निकालने के लिए सारी चीजें हमें चाहिए। रेजिडेंट बनाने के लिए हमारे इनकम टैक्स लॉ में 2 कंडीशन दी गई है कि तुम क्या किसी ईयर में, जिस ईयर की इनकम निकाल रहे हो उस ईयर में क्या इंडिया में 182 दिन थे तो आप रेजिडेंट। अगर 182 दिन नहीं थे तो 60 प्लस 365,
करंट ईयर में 60 दिन, पिछले साल 4 साल में 365 दिन, तो भी आप रेजिडेंट हो गए। बताओ अगर गलती से रेजिडेंट हो गए तो हमारा काम बढ़ गया, अगर नॉन रेजिडेंट हो गए होते तो मतलब। और देखो पढ़ने वाले बच्चे, अगर वो नॉन रेजिडेंट बन गया तो सिर्फ उसकी इंडियन इनकम इंडिया में टैक्स हो, यही किया था हम लोगों ने। लेकिन उसको ऑर्डिनरी कैसे बनाया जाए, हो गया तो भाई क्या हो गया पता है? आप लोग सुनो, सोचिए, आपको ना 1 लाख रुपया महीने की सैलरी चाहिए। गूगल चलाते हो तुम लोग? सर्च करना आज घर जाके कि इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से करना, और फिर मुझे बताना, मैसेज करके, मेरा नंबर है। ठीक है, या चाहो तो अभी सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो मंथली 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, मतलब साल में 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं? गलत है। ये सही है, गलत है। सुनो, अगर तुम इंडिया में देखो, 1 लाख का तो मेरे पास डेटा नहीं है, 3 लाख का डेटा है। अगर तुम 3 लाख रुपया मंथ से ज्यादा महीने कमाते हो तो आप 1% लोगों में आते हो, अमीर लोग। और 1 लाख से ऊपर कमाने वाले इंडिया में सिर्फ 3%। और आप क्या चाहते हो कि आपकी पहली सैलरी ₹1,00,000 हो, तभी आप सीए करने आए हो या सीए करने। सोचो कोई आपको फ्री में दे देगा क्या? खुद सोचो अपने आप से, अपने आप ही अंदर से मोटिवेट। इतना आसान होता पैसा कमाना ना, तो लोग बाहर मेहनत मजदूरी नहीं। और क्योंकि आप बड़े कोर्स में हो, आप क्या चाहते हो कि मुझे ₹1,00,000 पहली सैलरी हमारी हो। यार कंफर्ट जोन में रह के तो के लिए चीज कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आपको पढ़ना होगा। और अभी तो ये बेसिक्स है, आगे चल के और मुश्किल होंगे, है ना? तो अपना एटीट्यूड, माइंडसेट चेंज करके तब पढ़े। 20,000 की नौकरी के लिए मेहनत 20,000 वाली करनी होती है, ₹1,00,000 के लिए ₹1,00,000 वाली करनी, माइंडसेट से कर ले तो नहीं हो, है ना? चलिए, तो बताइए, अगर आप रेजिडेंट बन गए तो आगे क्या बनोगे बेटा? ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। बताइए, ऑर्डिनरी बनाने के लिए कुछ और कंडीशन होंगी? बताओ, 6(1) में आपने क्या बनाया था? रेजिडेंट। अगर आप 6(1) में क्या बन चुके हो? रेजिडेंट। तो अब हम जाएंगे सेक्शन 6(6) में। 6(6) में जाएंगे क्या बनाने के लिए कि ऑर्डिनरी है या नहीं। बताओ, रेजिडेंट बनने के लिए कितनी कंडीशन दी गई थी? तो क्या नाम दिया गया था उसको? बेसिक कंडीशन। दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाएगी, काम हो जाता था। 6(6) में एडिशनल कंडीशन दी गई, एडिशनल कंडीशन। वहां पे भी कितनी कंडीशन थी? 2। यहां पे भी कितनी है? 2। लेकिन दोनों के बीच में लिखा है एंड। वहां दोनों के बीच में क्या लिखा था? और। या तो 182 दिन या 60 + 365, यहां लिखा गया है एंड। चलिए एक काम करते हैं, आप में से किसी को इंडिया का रेजिडेंट बना देते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी है या नहीं है। बताओ कौन बनेगा रेजिडेंट? किसी को बना दो। पहले बताओ आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? हाँ ये जरूरी है। 24-25 में हम किसी को रेजिडेंट बना देते हैं। कैसे बनाया होगा रेजिडेंट? 6(1) के हिसाब से। कौन बनेगा रेजिडेंट?
जल्दी बताओ। अच्छा, चाय पी लिया रेजिडेंट नहीं बनोगे? कौन बनेगा रेजिडेंट? नहीं ऐसा नहीं, पहले दिन से क्यों? कोई बन जाओ चलो। हाँ ठीक। हाँ, इसके दिमाग से सब कुछ ऊपर से जा रहा है, इसको बनाते हैं थोड़ा शायद दिमाग में आ जाए। ठीक, चलो। ये इंडिया के रेजिडेंट है, लेकिन रेजिडेंट ना अपने आप में इनकम्प्लीट है। कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो बोलते हो सीएमए, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। क्या फाउंडेशन, इंटर या फाइनल, है ना? तो तुमने बोला मैं रेजिडेंट हूं, बताइए कंप्लीट है क्या? नहीं, रेजिडेंट या तो ऑर्डिनरी होगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी। एक काम करते हैं, इनको आप बेस बना लो और इनको हमने क्या बना दिया? रेजिडेंट। अब हमें चेक करना है कि ऑर्डिनरी है कि नहीं। इसके लिए ना मुझे इनके पिछले 10 साल का वर्किंग पासपोर्ट है। झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलना। पासपोर्ट है? पासपोर्ट नहीं है, ऐसे झूठ बोल दिया था। अच्छा, मतलब ये इनको समझ में आ गया था। चलिए, गुड, पासपोर्ट है। पिछले 10 साल का ना मुझे आपका डिटेल चाहिए, ध्यान समझना। 10 साल का मतलब मुझे प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 10 साल हो गए। चलिए सुनो ध्यान से, आप 24-25 में रेजिडेंट हो ना। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि आप 24-25 में ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी। क्या पिछले 10 साल, नाम लेके साइन कर दिया, फिर तुम लोग बोलोगे ऊपर से जा रहे हैं तुम लोग। चलो देखो ध्यान से, तो पिछले 10 साल में क्या किसी भी 2 साल में आप इंडिया के रेजिडेंट थे? करंट ईयर में तो रेजिडेंट हो। अब आप ये बताओ, क्या पिछले 10 साल में तुम किसी भी 2 साल में इंडिया में रेजिडेंट थे? कैसे चेक करोगे? उसी 2 बेसिक कंडीशन। मान लो पिछले 10 साल का इनका इंडिया में कितने दिन का स्टे था, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। मान लो पिछले 10 साल से ये इंडिया में हर साल 100 दिन रहती थी। 100 डेज, 100 डेज, पिछले 10 साल में हर साल ये इंडिया कितने दिन के लिए आती हैं? 100 दिन के लिए। बताइए पिछले 10 साल में क्या किसी भी 2 साल में ये इंडिया में रेजिडेंट है? बताइए, क्या किसी भी 2 साल में ये इंडिया की रेजिडेंट है? ऐसे लगाओ, दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ। तुमने झूठ बोला ना कि सब कुछ आप तो समझ में, देखो कैसे बोल, तो तुमने गलत बोला ना कि सब कुछ बोल। अभी बता रही है, जवाब ही दे रही है। देखो ध्यान से, देखो, क्या ये 23-24 में रेजिडेंट है? यस। कैसे रेजिडेंट बनेगा? 60 दिन या उससे ज्यादा तो है ना, और पिछले 4 साल जोड़ दो। 365 से ऊपर हो गया, 400 दिन हो गया ना। तो बताओ क्या रेजिडेंट नहीं है यहाँ पे? बोलो, क्या 22-23 में भी रेजिडेंट है? यस, क्योंकि यहां भी देखो 60 दिन से ऊपर है और पिछले 4 साल में 365। तो क्या पिछले 10 साल में ये 2 साल इंडिया के रेजिडेंट है? हमें किसी भी 2 साल में, जरूरी नहीं लगातार, हो सकता है एक यहां रेजिडेंट हो जाती है और एक यहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में ये इंडिया में रेजिडेंट है? तो पहला एडिशनल कंडीशन फुल। क्या बनाने जा रहे हो आप इनको? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के लिए हम देखेंगे क्या पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में ये इंडिया में रेजिडेंट थी? यस, अभी आपने बता दिया मुझे। पक्का? काम खत्म नहीं हुआ अभी, अभी पहला एडिशनल कंडीशन फुलफिल हुआ है और इसके बीच क्या लिखा हुआ है?
एंड लिखा हुआ है, देखिए he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the, जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ दीजिए, पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में क्या आप इंडिया में रेजिडेंट है? यस, आपको डिटेल दिया जाएगा, आप देखो। चलिए, पहला एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, देखो दोनों के बीच में एंड है, दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कहता है ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days और मोर ड्यूरिंग, चलिए अब पहला तो काम खत्म हो गया। अब दूसरा, क्या पिछले 7 साल में ये इंडिया में 735 दिन थी? करंट ईयर को छोड़ दो, पिछले 7 साल 1 2 3 4 5 6 7 हर साल कितने दिन के लिए आ रही है? 100 दिन। तो पिछले 7 साल में 700 दिन के लिए इंडिया में थी, जबकि पिछले 7 साल में मुझे कितना चाहिए? 735। तो क्या बताइए, 735 फुलफिल हुआ? तो बताइए एडिशनल कंडीशन फुलफिल हुए क्या दोनों? तो ये क्या बन जाएंगी? रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी। रेजिडेंट तो बन गई थी पहले ही, लेकिन कौन सी वाली है ना? सीए में तो बन गया ना, रैंक होल्डर थोड़ी हो। रैंक होल्डर बनने के ज्यादा नंबर चाहिए। तो अगर 6 के दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी होगा, लेकिन इन्होंने 6 का एक कंडीशन तो फुलफिल कर दिया, दूसरा नहीं फुलफिल किया, तो रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी। बताइए क्या हासिल कर लिया आप लोगों ने नॉट ऑर्डिनरी बना के? यस, इंडियन इनकम तो टैक्स होगी, लिमिटेड फॉरेन इनकम टैक्स होगी। याद करो, मैंने इक्वेशन पहले लिखवा दिया था, तो आप नहीं पढ़ रहे हो घर जाके तो। लेकिन मान लो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, अभी पीछे पलट के देखोगे 4 नंबर का क्वेश्चन। जॉनसन एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, पिछले 15 साल से इंडिया में 100 दिन के लिए आ रहा है। बताओ इंडिया का रेजिडेंट है कि नहीं? और रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी? तो पहले पार्ट में क्या बन गया, वो रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है कि अगर मान लो ये इंडिया में 100 दिन के लिए नहीं आ रही थी, 110 दिन के लिए आ रही थी, उसने क्वेश्चन के बी पार्ट में 100 को कितना कर दिया है? 110 दिन। अब बताइए क्या सिचुएशन चेंज होगा? यस, 2 साल में रेजिडेंट तो है ही, और पिछले 7 साल में अब 770 हो जाएगा, और 770 हमें चाहिए, इनका 735 चाहिए था। तो बताइए दोनों एडिशनल कंडीशन, 735 चाहिए था, सॉरी 730 दिन, 365 का डबल कर लो ना, 365 था ना पहले, इसका डबल कर लो 730 दिन। तो बताइए 730 चाहिए था हमें, तो बताइए हमें यहां तो कितना मिल गया हमें? 770। 730 से ज्यादा है, तो ये क्या बन गई? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बोलो, पहले सेक्शन 6(1) में जाओ, पहले देखो रेजिडेंट है कि? बताइए 6(1) में कितने बेसिक कंडीशन है? 2। कौन कौन से? 182 दिन, 60 + 365। कोई भी इंडिविजुअल उसको पकड़ लो ऐसे और पूछो कौन से ईयर की इनकम निकालनी। क्या आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए आपका ईयर फ्रीज है 24-25। 24-25 में वो कितने दिन इंडिया में था उससे पूछ लो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उससे पूछोगे तो झूठ भी तो बोल सकता है, तो उसके पासपोर्ट को ले लो। पासपोर्ट कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट होगा इंडिया में स्टे निकालने के। समझते हो कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर विश्वास किया जाए। लेकिन जिन कंट्रीज से इंडिया में आने के लिए पासपोर्ट होता ही नहीं है, नेपाल, भूटान, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां इंडिया और उनके बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स है कि पासपोर्ट नहीं चलता, तो उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि वो इंडिया में कितने दिन थे। तो पासपोर्ट के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होता है। बताइए आप इंडिया में क्या 182 दिन थे 24-25 में? तो आप मेरे यहां क्या बन चुके हो? रेजिडेंट। लेकिन अगर 182 दिन से कम थे तो नहीं, अभी कैसे नॉन रेजिडेंट? अभी दूसरा वाला कहानी है 60 + 365। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ केसेस में 6365 काम नहीं आता, हमें 182 देखना होता है। कौन से केसेस है? आप लोगों ने भी सुना होगा।
कौन से केसेस जहां पे हम 63 65 नहीं देखते? इंडियन सिटीजन लिव इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन लिव इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन विजिट इंडिया। 3 केसेस हैं यार। 120 कहां से आ गया था फिर बीच में, जहां से दिमाग घूम गया था। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट पे आता है और उसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 120 प्लस 365, वहां फिर 182 नहीं 120। बोलिए आता है समझ में? तो बताओ टैक्स पर्पज के लिए एक इंडिविजुअल कितना स्टेटस एंजॉय कर सकता है? बोलो 3। या तो टैक्स पर्पज के लिए वो इंडिया में बोलो बोलो रेजिडेंट ऑर्डिनरी होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तुम बताओ। यस एक इंडिविजुअल, बात बेटा पढ़ाई हो रही है ना, देखो आपकी पहली क्लास है तो इसका मतलब ही आपको फ्रीडम नहीं है कि आप मुस्कुराते रहोगे। आपके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है चीजों को समझने का। बताइए एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट ऑर्डिनरी कब होगा? क्योंकि सबको समझ में आ रहा है, तुम्ही लोगों के ऊपर से जा रहा है और मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब समझ में ना। बताइए ये बताइए एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट ऑर्डिनरी कब बनेगा? अरे पहले रेजिडेंट तो बनाओ, मैंने रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी पूछा है, आर एंड ओ आर पूरा। बताइए देखो कैसे याद रखना आप लोग। अगर कोई सेक्शन 61 प्लस 6 ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे तो इंडिया का आर एंड ओ आर बन जाए। बताओ 61 में क्या दिया गया था? 2 बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो। क्या हुआ भाई? छाले पड़ गए मुंह। इसके लिए रिपीट करवा रहा हूं आप ही लोगों के लिए, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा था ना क्लास में बोलना है। ये रिपीट किसके लिए करवा रहा हूं मैं? आप ही लोगों के लिए। 61 में बताइए कितने बेसिक कंडीशन? कौन कौन से? 182 दिन और 60 प्लस 365, दोनों में से कोई फुलफिल कर दो। इससे आसान तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तुम इंडिया में कितने दिन थे? 60 दिन गिन लो। 4 साल में कितने दिन? 365। अगर किसी को लग रहा है कि टैक्स आगे जाके आसान होगा, नहीं, ये सबसे आसान पढ़ रहे हो आप। 61 दो में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो क्या बन गया बेटा? रेजिडेंट। और 66 में कितनी कंडीशन थी? 2। पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में रेजिडेंट प्लस पिछले 7 साल में 730 दिन। मान खत्म। अगर इतना भी बोल नहीं पा रहा हूं तो मुझे नाम कटवा के सीएमए से कोई बीकॉम का कोर्स कर लेना चाहिए, बाद में चीजें खराब हो उससे अच्छा है। ठीक है ना? चलिए तो 61 प्लस 66 बताओ रेजिडेंट ऑर्डिनरी। क्या हासिल कर लिया आपने इसको रेजिडेंट ऑर्डिनरी बना के? जैसे ही कोई कहता है कि मैं इंडिया का आर एंड ओ आर हूं, इसकी इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों ही इंडिया में टैक्स होती है। मतलब इसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी, चाहे दुनिया के किसी कोने में पैसे कमाता हो इंडिया में उसको टैक्स देना। जैसे ही वो आर एंड ओ आर हो गया, इसी के लिए तो हम उसको आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर एन आर बना रहे हैं। बोलो मान लो क्या बन गया? आर एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? आर एंड एन ओ आर। कौन बताएगा आर एंड एन ओ आर एक इंडिविजुअल कब बनता है? बिल्कुल सिंपल। 61 हमने फुलफिल कर दिया। जब मैं 66 देखने गया तो वो फुलफिल नहीं हो सकता है, उसका एक फुलफिल हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही फुलफिल करना है। तो 61 तो हो गया था लेकिन 66 तो रेजिडेंट तो बन गया ना वो 61 में, ऑर्डिनरी नहीं बन पाया। तो बताइए इसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्स होगी?
देखो इंडियन इनकम तो ऑलवेज टैक्सेबल है ना, इंडियन इनकम तो ऑलवेज प्लस सारी फॉरेन नहीं, कुछ फॉरेन, लिमिटेड फॉरेन इनकम टैक्स। बोलो कितना आसान है, बताइए। नॉन रेजिडेंट, कोई बताएगा एक इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कब होता है? ये तो फाउंडेशन में ही फेल हो गया, ये तो 6(1) ही फुलफिल नहीं कर पाया, ये तो 6(1) ही नहीं फुलफिल कर पाया, तो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। बताइए, और जैसे ही नॉन रेजिडेंट बना, इसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी? सिर्फ इंडियन इनकम, इंडियन इनकम टैक्स होगी। बोलो एक्चुअली क्या होता है ना, क्लास में जब गैप्स हो जाते हैं तो आपको दिक्कत आती है। अब आ गए हो ना सब लोग इंटर में, रिजल्ट तो आ गया, अब तो देना ही पड़ेगा जून में। जून में कि मई में? तुम जून में होता है ना, 10 जून के आसपास हो। आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक। सुनो, चलिए, अच्छा एक बात बताओ, चलो अब इसको ना मुझे कॉम्प्लिकेटेड करना है, ये तो आसान था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करूं, लेकिन मुझे मजबूरी है भाई, कराना तो सब कुछ है। इतना समझ में आया? पक्का? अब एक बात बताओ, जब मोदी जी कानून लेके आए ना, सुनना ध्यान से, हम ऐसे पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा, उससे पहले इन तीनों केस में एक 182 था। 3 एक्सेप्शन आपने पढ़े ना अभी, ये 3 एक्सेप्शन जो आप देख रहे हो, इसमें तीनों में पहले क्या था? 182 दिन। हम 63, 65 नहीं देखते थे। कौन से 3 केस? ये वाले देखो, ये 3। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो, किस काम के लिए? एम्प्लॉयमेंट। इंडियन सिटीजन हो, क्रू मेंबर हो, और तीसरा इंडियन सिटीजन हो पर्सन। इन तीनों के लिए पहले 182 दिन देखते थे, 120 तो बाद में लाए। अगर उन्होंने 182 को यहां पे 120 कर दिया कुछ केसेस में, इससे आपको फायदा होगा या नुकसान? बस ये बता दो आप, सोच के बताओ जरा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इतनी जल्दी नहीं बताया होगा, टाइम लिया होगा। नुकसान होगा। देखो 120 दिन में ना इंडिया में रेजिडेंट बनने का एक्सपोजर ज्यादा होगा। सोचो, एक ऐसे सोचो ना तुम लोग, मान लो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, विदेश में जाके बस गए थे, मोदी जी अभी नया वाला लॉ लेके नहीं आए हैं, अब मैं इंडिया घूमने आता हूं, मैं 181 दिन भी इंडिया में घूम के जाता तो ना, तो मैं इंडिया का नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट रहना टैक्स के लिए अच्छा है, बताया था ना आपको, क्योंकि स्कोप ऑफ इनकम और टैक्स इसमें सबसे कम आता है। लेकिन जैसे ही 182 को 120 कर दिया, तो फिर मुझे इंडिया में कितने दिन रहना होगा? 119। 120 होते ही क्या हो जाऊंगा मैं? रेजिडेंट। तो बताइए, इससे अपने देश के लोग जो विदेश में बस गए, इस प्रोविजन से खुश होंगे या दुखी होंगे? दुखी होंगे। और वो दुखी ना हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देना पड़ेगा उनको, क्योंकि मोदी जी का पूरा वोट बैंक है वो। इंडिया आएगा, बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं, और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा, हम उसी केस की बात कर रहे हैं। जिसकी 15 लाख से कम है वो तो न्यूट्रल है, उसका तो 182, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। ये चेंज उसके लिए है जो इंडिया आ रहा है और इंडियन सोर्स से उसकी उस साल में इनकम कितनी है, हम उसी केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेचारा वो 119 दिन रह के जाएगा, तभी नॉन रेजिडेंट हो पाएगा, 120 होते ही क्या हो जाएगा? चलिए, अब तुम लोग एक बात बताना, कई बार जब तुम लोग शैतानी करके आते हो घर के बाहर, है ना, और तुम्हें पता है कि मम्मी को ये बात पता लग गई है, कभी किसी को चिट्ठी दिया है बचपन? हम लोगों के टाइम पे ना व्हाट्सएप नहीं होता था, चिट्ठियां देनी होती थी, चिट्ठियां। समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? बोलो, कभी किसी को चिट्ठी दी है? हाँ, तुम्हारे जमाने में चिट्ठी, हम लोग के जमाने में चिट्ठी। तो मान लो कोई ट्यूशन से आ रहा है,
और तुम रास्ते में फील्डिंग लगा के बैठे, हम लोगों के टाइम पे यही होता था कि वो इसी गली से तो जाती होगी ना, और यहाँ पे लड़का खड़ा है और यहाँ पे उसको रोक लिया, बोला इस लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना और कल मैं यही इंतजार करूंगा। उस टाइम में और कोई कम्युनिकेशन चैनल होता नहीं था, इस पे रिप्लाई कर दे। आजकल तो व्हाट्सअप हो जाता है, ब्लॉग, पता नहीं क्या क्या हो गया। अब चिट्ठी तो तुमने दे दी जोश में आके, लेकिन अब घर जाने में ना डर लगता था कि कहीं लड़की ने घर जाके बता तो नहीं दिया। सोचो तुम अपने घर गए और उस लड़की की मम्मी तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारी मम्मी से बात करे, चाहे वो कुछ और ही बात कर रही हो, क्योंकि दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हो, तो हो सकता है आंटी किसी और काम से आपकी मम्मी से बात कर रही हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या करेगा, भाई तो गया है ना, तुम बहुत डर के जाओगे। चलो मान लो आंटी तुम्हारी शिकायत करने ही गई थी, क्या मम्मी तुमको इमीडिएटली डांटती है? एक्सपीरियंस क्या करती है बताओ? पहले खिला पिला देती है। अगर पहले पिटाई हो गई ना, तुम खाना नहीं खाओगे। हमारे बिहार में तो ऐसे होता है, हमने बड़ी शैतानियां करी है, दूसरे के आम के पेड़, किसी से आम मांगा 8वीं क्लास से पहले। बिहार के बच्चे ना बचपन में बड़े हो जाते हैं। मैं तो 8th क्लास में दिल्ली आ गया था, लेकिन उससे पहले क्या बोल 8th क्लास से पहले आम मांगा, हम लोगों ने नहीं दिया तो रात को जाके उसका पूरा आम ही, पेट के सारे आम ही तो। भुट्टा मांगा, भुट्टा नहीं दिया, पूरे खेत का भुट्टा ही तो मम्मी क्या करती थी ना, पहले आराम से खिला पिला देती थी, भरपेट खाना खिला दो, उसके बाद फिर चाहिए। तो वैसे ही ना लॉ मेकर क्या कहता है, जब कोई लॉ बनाता है ना, एग्रेसिव लॉ, जिससे उसको मालूम है कि हमारा वोट बैंक जाएगा, तो साथ में कुछ लॉलीपॉप भी देता है। तो लॉ मेकर ने क्या कहा कि देखो, अगर तुम 120 दिन प्लस 365 दिन वाले रूट से क्या बने हो इंडिया में रेजिडेंट, बताइए तुम इंडिया में रेजिडेंट बने हो ना, कौन से लॉ के बेसिस पे? इस वाले लॉ के बेसिस। मतलब आप इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडियन सोर्स से आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और तुमने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी है, तो इंडिया में क्या बन गए? तो ये ना रेजिडेंट बन गया अगर, तो ये कभी ऑर्डिनरी नहीं बनेगा उस साल में। ये उस साल क्या रहेगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब बताइए, थोड़ा इन लोगों को खुशी मिली होगी ना कि चलो रेजिडेंट तो बनाया लेकिन नॉट ऑर्डिनरी। तो अगर तुम 120 और 365 वाले रूट से रेजिडेंट बने हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या बनोगे? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ये लोग रेजिडेंट नहीं बन सकते, ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। आप इंडिया में रेजिडेंट बने हो, 3 लॉ है आज की डेट में, 3 लॉ है। या तो 182 दिन वाले लॉ से बने होंगे, 60 प्लस 365 से बने होंगे, या फिर 120 प्लस 365 से बने। बताइए कौन से वाले से बने? 120 365, तो आप रेजिडेंट तो रहोगे बट नॉट ऑर्डिनरी। ये हमेशा इंडिया में क्या रहेंगे? आर एंड एन। आता है समझ में? अब बताइए, इससे थोड़ा आपको फायदा हुआ ना, ऑर्डिनरी नहीं बना रहा आपको, क्या बना रहे? नॉट ऑर्डिनरी। एक बात है। चलिए अब बताइए, अभी हमने पढ़ा ना, अगर वो इंडिया में रेजिडेंट ऑर्डिनरी बनता है तो कौन सी इनकम टैक्स होगी? इंडियन प्लस फॉरेन। और आर एंड एनओआर है तो इंडियन प्लस लिमिटेड फॉरेन इनकम। पहले आप मुझे ये बताओ, इंडियन इनकम कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज करवाओ। इंडियन इनकम किसको कहेंगे? अगर उस इनकम का नेक्सस इंडिया के साथ हो। नेक्सस का मतलब क्या था? अगर उस इनकम का कनेक्शन इंडिया के साथ हो। और कनेक्शन कैसे बनता था? या तो वो इनकम इंडिया में, इनकम बताओ अर्न इन इंडिया, इनकम अर्न इन इंडिया, और बीच में एक और कंडीशन थी, इनकम
रिसीव्ड इन इंडिया। और रिसीव का मतलब क्या था? फर्स्ट रिसीव। अगर आपने इनकम इंडिया में अर्न किया है तो उसको हम इंडियन इनकम बोलते हैं। कैसे पता लगेगा इनकम इंडिया में अर्न है? या तो उस इनकम का सोर्स, या जिस एसेट से वो इनकम आई है, या जिस प्रॉपर्टी से वो इनकम आई है, वो कहां पे है? इन इंडिया। आपने कोई भी इनकम कमाई है, चाहे चांद पे बैठ के कमाई हो, इनकम का सोर्स कहां पे है? इंडिया में। या अगर वो इनकम किसी एसेट से आई है और एसेट कहां पे है? इंडिया में। या अगर वो इनकम किसी प्रॉपर्टी से आई है और प्रॉपर्टी कहां पे है? इंडिया में, तो उसको हम इंडियन इनकम मानते हैं। ना इंडिया होता ना ये सोर्स होता, ना इंडिया होता ना ये एसेट होता, तो माना जाता है ये सारी इनकम कौन सी इनकम है? इंडियन इनकम। और याद रखिएगा, इंडियन इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स लगता है, चाहे आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी हो, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, या फिर एनआर, तीनों ही केस में इंडियन इनकम। मान लो आपने इंडिया में अर्न नहीं किया, इंडिया से बाहर अर्न किया, लेकिन रिसीव कहां कर रहे हो? इंडिया में, तो भी इंडिया आता है समझ में। इसी के बेसिस पे बताइए, फॉरेन इनकम के बारे में हमने पढ़ा था। बताइए फॉरेन इनकम कौन सी होती है? फॉरेन इनकम बताइए, बताया था आप लोगों ने। अर्न अर्न आउटसाइड इंडिया, और बीच में एंड था ना, एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। अगर ये दोनों एक्टिविटी कहां पे हो? आउटसाइड इंडिया। अगर ये दोनों एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया है तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन इनकम। आता है समझ में। तीसरा रह गया है, लिमिटेड फॉरेन इनकम किसको कहेंगे? आइए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। लिमिटेड फॉरेन इनकम किसको कहते हैं? लिमिटेड, ये नोट कर लेना, दो तो मैंने पहले ही लिखवा दिया था आपको। लिमिटेड फॉरेन इनकम, बताइए, लिखा हुआ है लिमिटेड है ना, लेकिन आगे तो फॉरेन इनकम ही है, तो बाय नेचर तो ये फॉरेन इनकम ही होगा, लेकिन लिमिटेड का मतलब कुछ खास इनकम। तो बताइए, लिमिटेड फॉरेन इनकम भी कहां अर्न हो रहा होगा? आउटसाइड इंडिया, क्योंकि नाम ही क्या है इसका? फॉरेन इनकम। तो रिसीव आउटसाइड इंडिया और अर्न भी आउटसाइड इंडिया। देखो, दो इनकम को यहां कवर किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड। दो के अलावा तीसरा कोई नहीं होगा। देखो दो कौन से? बिजनेस इनकम, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। बिजनेस इनकम अर्न रिसीव आउटसाइड इंडिया। बताइए, फॉरेन इनकम हो गया ना, बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये आपका की है आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिटेड फॉर्म। बताइए, बिजनेस इनकम अर्न कहां हो रही है? आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहां हो रही है? आउटसाइड। लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? ये है हमारा लिमिटेड फॉर्म। कैसे हो सकता है? जरा सोचो, एग्जांपल निकालो, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिजनेस इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, लेकिन बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से। कैसे हो सकता है? सोचो, कैसे पॉसिबल है ये? सोचो कि बिजनेस इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं? भाई, मेरा बॉस अपने बेटे को पढ़ाने गया अमेरिका, कोई कोर्स करना था उसको, तो अमेरिका गया। उसने सोचा यार, हर साल इसको पैसे देने से अच्छा है क्यों ना इसके नाम पे एक बिजनेस खोल दूं यहाँ पे। उसने अमेरिका में एक मार्ट ही खरीद लिया, टॉप मार्ट नहीं होते, विशाल मेगा मार्ट। पैसे वाला आदमी था, 300-400 करोड़ रुपए का मालिक है। उसने यूएसए में एक मार्ट खरीद लिया और बोला कि इससे जो भी प्रॉफिट आएगा ना, तो अपना यहाँ का खर्चा निकालना और पढ़ाई कर, तुझे बिजनेस संभालना नहीं है, वो सब मैं इंडिया से मैनेज कर लूंगा, आजकल सब कुछ मोबाइल से होता है। तो बिजनेस कहाँ सेटअप कर दिया गया? बाहर। इनकम कहाँ अर्न हो रही है? बाहर। रिसीव भी वहां हो रहा है, लेकिन कंट्रोल कहां से कर रहे हैं? इसको हम बोलेंगे लिमिटेड फॉरेन इनकम।
इसको आइडेंटिफाई करना होगा किससे, इस कंट्रोल से, क्योंकि अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी गई होती तो ये क्या बन जाता, फॉरेन इनकम। लेकिन जैसे ही बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होने लगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, लिमिटेड फॉरेन। आ रहा है समझ में। दूसरा, प्रोफेशनल इनकम, प्रोफेशनल इनकम earned and received outside India, but profession set up in India. Professional income earned and received outside India. But profession set up in India. बताइए, कोई प्रोफेशनल इनकम कमा रहे हो इंडिया से बाहर, यस, रिसीव भी वहीं पे हो रहा है, लेकिन प्रोफेशनल सेटअप कहां पे, कैसे हो सकता है? तुम लोगों के सीएमए में ट्रेनिंग भी होती है ना, इंटर के बाद कि फाइनल के बाद? अब इंटर पास कर जाओगे तो ट्रेनिंग करनी होगी, कितने साल की डिसाइड कर लो। कोई 15 बोल रहा है, कोई 18 बोल रहा है। 15 या 18 पक्का? उसके बाद फिर फाइनल का एग्जाम दोगे या एग्जाम बीच में दे सकते हैं? कहां ट्रेनिंग करते हो तुम लोग? मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूं, कहां ट्रेनिंग करते हो तुम लोग? इंडस्ट्री। कहां ट्रेनिंग करना होता है? सॉरी, फर्म में, मतलब कौन सी फर्म में? या किसी कॉस्ट अकाउंटेंसी फर्म में करना होता है? मैन्युफैक्चरिंग फर्म कैसे होगी? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, फर्म सीएमए वाली होगी। गलत सुना आप, आपको किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर ना ट्रेनिंग करनी होती है। आता हूं ना, सीए लेगा नहीं आपको ना, सीए के बच्चों को लेगा, उसी बात को समझाने आ रहा था। हमारे यहां खुद ही सप्लाई ज्यादा है। तो आपके इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप सीएमए के बच्चे भी सीए के अंदर इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट था जिसके मैं आपको लेके आया। तो आप किसी, और वैसे भी कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो, सीए के पास क्यों जाओगे? बहुत डिमांड है सीएमए, आप सीएमए के पास जाओ। बोलो, देखो समझिएगा ध्यान से, आपका क्या है ना, कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कॉस्ट शीट ये सब चीजें आपको पढ़ना। देखो टैक्स वैक्स तो क्या है कि यहाँ पे कोई भी किसी को ढूंढेगा तो पहले वेटेज किसको देगा, सीए को देगा, तो भी वेरी फ्रैंक। लेकिन जब बात मैन्युफैक्चरिंग की होगी, कॉस्टिंग की होगी, तो फिर वो किसको प्रीफर करेगा, सीएमए। तो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में चले जाओ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते हैं उसको, इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग करो, या फिर किसी सीएमए फर्म के पास जाओ। लेकिन आप लोगों को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने आपके इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया कि सीएमए वाले बच्चे भी सीए फर्म में जाके ट्रेनिंग। सुनना ध्यान से, आप लोगों को बातें कई बार बीच में बुरी लगेंगी और वो लगनी चाहिए, इसलिए तो मैं बोलता हूं। अब सोचो, आप किसी सीए फर्म में जाने का फायदा क्या होगा? आपको सीए डोमेन में जितने काम होते हैं वो सीखने को मिले। आजकल ना पूरी दुनिया पैकेजिंग पे काम करती है। आजकल जमाना किसका चल रहा है, पैकेजिंग का। हर इंसान कॉस्ट कटिंग की बात कर रहा है। तुम ये कहोगे ना कि मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करने आया हूं और सिर्फ कॉस्टिंग का काम करूंगा, वो आपको हायर नहीं करेगा। उसको एक ऐसा बच्चा चाहिए जो टैक्स भी देख ले, अकाउंटिंग भी देख ले, कॉस्टिंग भी देख ले, और थोड़े पैसे फालतू ले ले। 4 लोगों को बिठा के रखने से अच्छा है कि एक हो और वो चारों काम करे। इसी को कहते हैं पैकेजिंग। और आजकल दुनिया यही है। कॉन्सेप्ट क्या है, हायर 1 पे फॉर 2 टेक वर्क ऑफ 3। एक एम्प्लॉय हायर करो, 2 के बराबर तनख्वाह दो और 3 के बराबर काम करा लो। ठीक है, तो इसके लिए
हमारे आपके इंस्टीट्यूट के बीच में टाई अप हो गया। लेकिन अब सोचो, आप अगर सीए फर्म में जाओगे इंटरव्यू देने, तो आपसे सीए स्टूडेंट की तरह एक्सपेक्टेशन रखेगा, बोलो यार इसको भी इतना आना चाहिए। अब जैसे देखो, मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं, हम लोग ना इसी क्लास में ना बच्चों को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि देखो घूम फिर के तुम पास होने के बाद हमारे पास आओगे ट्रेनिंग के लिए, तो क्लास के दौरान ही हम लोग मार्क कर लेते हैं यार ये वो बच्चा है जो हम किसी सीए फर्म को दे दें तो सीए फर्म भी हमें थैंक्स बोलेगी। लेकिन ये वो बच्चा है जिसको हमें रिकमेंड नहीं करना। मतलब जैसे आप स्कैन करते हो टीचर को, टीचर बच्चों को स्कैन करता है, तो बाइलिटरल है। तो बताइए, सीए फर्म में केपीएमजी का नाम सुना होगा आपने, इन्हीं लोगों का दबदबा है, बाकी तो मोह माया है। पीडब्ल्यूसी सुना होगा नहीं? सीए फर्म में ये बिग फोर के नाम से जानी जाती है। जैसे एक कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा 12th के बाद एक कॉलेज का सपना रखता है, वो है एसआरसीसी, यार एक बार एसआरसीसी में नंबर आ जाए। वैसे ही सीए करने वाला बच्चा जब सीए इंटर करता है तो उसका एक ही सपना होता है, बिग फोर। ये दुनिया की, पूरे दुनिया की 4 लीडिंग सीए फर्म्स है, E&Y और डिलोइट, ये 4 फर्म्स है। मान लीजिए आपने बड़ी अच्छी मेहनत की और कम से कम, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अपने जीवन में कम से कम नहीं तो मैंने 50,000 से ऊपर इंटर के बच्चे पढ़ाए होंगे, यहां पे कम से कम हम लोगों के 2,000 पढ़ाए हुए बच्चे आज की डेट में बैठे, या तो ट्रेनिंग कर रहे हैं सीए बनने काम कर। अब आप में से कोई बच्चा आया और कहता सर बस थोड़ी मदद कर दो। मैंने कहा मदद की क्या बात है, तेरे नंबर आए हैं, तुम्हारे नंबर आए हैं, मेरा काम है इंटरव्यू करवा देना। अब इंटरव्यू में तुम क्लियर कर लेते हो, तुम डिसाइड करो, मेरा काम है इंटरव्यू कंडक्ट करा देना। तुम्हारा इंटरव्यू हुआ और तुमने क्लियर कर लिया, केपीएमजी ज्वाइन कर लिया। केपीएमजी ज्वाइन करने का मतलब तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हो, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फर्म है, 70 कंट्रियों में इनका अपना। अब सोचो, केपीएमजी ने आपको हायर किया और आप एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हो, अच्छा काम किया आपने। देखो आप कौन से कोर्स करके आए हो ना, ये सिर्फ ऑफिस में घुसने से पहले तक डिसाइड होता है। एक बार जब ऑफिस का सिस्टम आपको मिल जाता है ना, उसके बाद सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, डिग्री नंबर नहीं देखे जाते। डिग्री नंबर सिर्फ उसमें, उस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने के लिए देखा जाता है। आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बढ़िया काम किया, कंपनी ने कहा एक काम करो, तुम दुबई चले जाओ, हम दुबई में एक नया ब्रांच खोल रहे हैं, तुम उस ब्रांच को लीड करो, हम तुमको कोई सैलरी नहीं देंगे, तुम उस ब्रांच में काम करो, वहीं से पैसे कमाओ, सब अपने पास रखो, अगले 5 साल तक तुम्हारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, चाहे तुम 10 करोड़ कमा लो वहां पे बैठ के साल का, महीने का कमा लो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, प्रोफेशन को हम, प्रोफेशन सेटअप कहां रहेगा हमारा इंडिया में, हम आपको सिर्फ वहां क्या खोल के देंगे, ब्रांच, उस ब्रांच को चलाओ, प्रॉफिट कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। बताइए प्रोफेशनल इनकम कहां कमाई जा रही है, आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहां कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया, लेकिन सेटअप कहां पे है। तो ऐसे प्रोफेशनल इनकम को भी हम लिमिटेड फॉरेन इनकम बोलते हैं। सिर्फ ये 2 इनकम होती है, कौन सी, लिमिटेड फॉरेन इनकम। बिजनेस इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। प्रोफेशनल इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। आता है समझ में? और जैसे ही आपने इसको लिमिटेड फॉरेन इनकम बोल दिया, बताइए किसके हाथ में टैक्स होगा। देखो आर एंड ओआर में तो सब टैक्स होता है, आर एंड एनओआर में भी हो जाएगा, एनआर में नहीं। कैसे, आइए क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पढ़वाया था ना आप लोगों को, कुछ छोड़ दिया था मैंने, उसको दोबारा से करते हैं और अब आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है। देखो देखिए, आपके एग्जाम में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए होंगे। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन, और क्या बोलेगा कि बताओ इसकी टोटल इनकम कितनी होगी, कंप्यूट इनकम, अगर आप इसको इंडिया में रेजिडेंट ऑर्डिनरी मानते हो, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी मानते हो, या फिर नॉन रेजिडेंट।
मतलब आर एंड ओ आर होगा तो कौन सी इनकम टैक्स होगी, आर एंड एनओआर होगा तो कौन सी इनकम टैक्स होगी, और एनआर होगा तो कौन सी। एक दिन मैंने डिस्कस किया था पहले, अब थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। हम एक कॉलम बना लेते हैं जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां पे कॉलम बना हुआ, एक में इनकम की डिटेल लिखते हैं और आर एंड ओ आर एंड एनओआर और एनआर। चलिए पढ़ने से पहले एक बार और दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर वो आर एंड ओ आर है तो कौन सी इनकम टैक्स होगी, अगर वो आर एंड ओ आर है तो कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, इंडियन प्लस फॉरेन इनकम दोनों ही टैक्स। अगर वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी है तो कौन सी इनकम टैक्स होगी, इंडियन प्लस लिमिटेड फॉरेन। और अगर नॉन रेजिडेंट, इसको कहते हैं इंडियन इनकम, जो या तो इंडिया में कमाई गई हो या इंडिया में रिसीव की गई। एक बात है। चलिए आओ पहला इनकम पढ़ते हैं, सब लोग सोचना है ना। एक इनकम दी गई है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए। अब इसको पढ़ के हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है या लिमिटेड फॉरेन। क्योंकि जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे, हम कैटेगरी के बेसिस पे इसकी प्लेसमेंट कर देंगे। बताइए ये कौन सी इनकम है, बोलिए पढ़ के क्या लग रहा है। रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए, बताइए कौन सी इनकम। अब तुम बताओ ये कौन सी इनकम है। ये अच्छा मैंने कह दिया तो इसका मतलब इंडियन। यस, क्योंकि एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, तो उससे कोई भी इनकम आप कमाओगे, चाहे आप उसको चांद पे रिसीव करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्न कहां पे हुई है, इंडिया में। और अगर कोई इनकम इंडिया में अर्न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडियन इनकम। और बताइए जैसे ही मैंने उसको इंडियन इनकम बोला, आपका स्टेटस चाहे कुछ भी हो, इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। चाहे आप आर एंड ओ आर हो, आर एंड एनओआर हो। देखो ये 80,000 तीनों ही केस में आपके हाथ में टैक्सेबल है। आप आर एंड ओ आर हो तब भी आपके हाथ में टैक्सेबल है इंडिया में, आर एंड एनओआर है तब भी टैक्सेबल है, और एनआर है तब भी टैक्सेबल। कितना आसान है बोलो। चलो दूसरा चेक करो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। तो समझ के बताना, ये मैंने छुड़वा दिया था आखिरी क्लास में। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बताइए बिजनेस कहां पे है, बिजनेस इनकम रिसीव कहां हो रहा है, वो तो नहीं लिखा। अगर कुछ भी ना लिखा जाए तो हम मानेंगे जहां कमाया है वही रिसीव किया होगा। तो बताइए यूएसए से बिजनेस इनकम कमाया, रिसीव कहां, यूएसए में, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है, यही तो था लिमिटेड। देखो तो अगर ये लिमिटेड फॉरेन इनकम है तो बताइए कौन कौन से हाथ में टैक्स होगा। आर एंड ओ आर में तो सारी इनकम टैक्स होती है, ये आर एंड एन ओ आर में भी जाएगा, यस और नो। क्या ये नॉन रेजिडेंट में जाएगा, नहीं। देखो ये दो जगह गया होगा, आर एंड ओ आर एंड आर एंड एन ओ आर। बोलो तीसरा देखो, तीसरा बताओ, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। बताइए इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम या लिमिटेड फॉरेन इनकम। क्या बात, लेकिन कंट्रोल तो यूएसए से हो रहा है। जब इंडिया से कंट्रोल होता है तब देखते हैं, बताइए बिजनेस कहां पे है, तो इनकम का सोर्स कहां हुआ, इंडिया में। और जैसे ही आपने इसको एक बार इंडियन इनकम बोल दिया, बताइए तीनों में टैक्स होगा। देखो तीनों में चला गया होगा 81 81 81। बोलिए आता है समझ में। तो इस तरीके से हमने बाइफर्केशन करना था। एक काम करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर 5, सबके आंसर नीचे दिए हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 घर पे जाके सॉल्व नहीं करना, ऑडिट करना है। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 6 लिया और पढ़ना शुरू किया, बिजनेस इनकम फ्रॉम यूएस रिसीव्ड इन इंडिया। लिखना उखना नहीं है, सिर्फ ऑडिट करना है।
जैसे आपने पढ़ा बिजनेस इनकम फ्रॉम यूएस रिसीव्ड इन इंडिया, अब अपने आप से पूछो कि ये इंडियन है, लिमिटेड इन फॉरेन है या फॉरेन इनकम, क्योंकि रिसीव एक बार रिसीव इंडिया में हो गया, चाहे आपने इसको कहीं भी कमाया हो फर्क नहीं पड़ता। तो आपके हिसाब से क्या है ये, तो जरा देख लो कि किताब में इसी के हिसाब से ट्रीटमेंट हो गई है कि कितना अमाउंट था 10,000, देखो 10,000 तीनों में आ गया ना, देखिए ठीक है, चलिए आ गया ना। अब देखो दूसरा पढ़ो, आपने ये पढ़ा बिजनेस इनकम अर्न इन इंडिया रिसीव्ड इन पाकिस्तान, अर्न इंडिया में है तो इंडियन इनकम है, तीनों में जाएगा। अगला देखो सैलरी इनकम फ्रॉम अ कंपनी ऑफ यूके सिचुएटेड इन इंडिया, अरे कंपनी चाहे कहीं की भी हो, सिचुएटेड इंडिया में है तो मैं सैलरी कहां कमा रहा हूं, इंडिया में, इंडियन इनकम। इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट, ये जो बताएगा ना रियल में उसी को चैप्टर समझ। इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड 2/5 रिसीव्ड इन इंडिया, सोच समझ के, इतना जल्दी नहीं, इसका 2/5 तो इंडियन इनकम होगा क्योंकि सिर्फ 2/5 इंडिया में रिसीव हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट इंडियन इनकम हो, कुछ फॉरेन हो। इंडिया में कितना रिसीव कर रहे हो, तो 2/5 का मतलब 24,000, तो 24,000 तो इंडियन इनकम है, बाकी 36,000 कहां रिसीव हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी कहां है, आउटसाइड इंडिया, तो फॉरेन है। तो 24,000 तीनों में जाएगा और 36,000 सिर्फ RNOR में जाएगा, क्योंकि ये तो लिमिटेड फॉरेन नहीं है ना, लिमिटेड फॉरेन होता तो RNOR में भी जाता। ऐसे ही आपको समझना है और मार्क करके लाना है कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है। आज के लिए यहीं पे आपसे डाउट लिखना, मतलब मार्क कर लेना, हाइलाइटर ले लो एक, उसको मार्क कर लेना, केवल पॉइंट समझ में नहीं आया वो डिस्कस, ठीक है।